के मुरब्बी या पैगंबर या नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अमीन और सादिक थे, उस कौम के लोग इतने बेईमान क्यों हैं? और जिस मिल्लत का, जिस दीन की इब्तिदा इक़रा से हुई है, उस कौम में इतनी जाहिलियत क्यों है? एक प्रैक्टिकल सवाल आया है कि जिस दीन की इब्तिदा इक़रा से हुई, रीड पढ़ इससे हुई, फिर वो कौम इतनी जाहिल कैसे रह गई? तो बेसिकली याद रखिए, जो हुक्म था वो हुक्म में जवाब है, इक़रा पढ़। हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, प्रॉब्लम यही है, सोल्यूशन कुछ दूसरा है ही नहीं। अभी अगर मैं किसी को ये बोलूँ जाकर हमारे मज़हब का जो सिलसिला शुरू हुआ था, एक नॉन मुस्लिम से अगर मैं बात करूँ, ये कहूँ हमारा मज़हब जो इस्लाम आया था उसका पहला हुक्म था पढ़ो, तो मेरे पे हंसने ही वाला है सीधा, बोलेंगे प्लीज प्लीज मजाक मत उड़ाइए अपने मज़हब का भी, अपने आप का भी। जो हम सबसे जाहिल है उसका मज़हब की तालीमात में पहले रीड है। तो क्या होता मालूम आपको, एक वाक़े से इस बात को समझाता हूँ। बहादुर शाह जफर गदर हुआ, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ले जाके बर्मा में जो है रख दिया आपको, मतलब नजर बंद थे, मतलब जेल में तो नहीं थे लेकिन घर के अंदर जो बंद करते, हाउस अरेस्ट है। एक बार हुआ ये कि उनकी बेटी थी, तो दूध वाला जो आता था दूध लेने, वो चिढ़ने लगा कि कब से तुम्हारा दूध का पैसे पेंडिंग है, कब देंगे? तो उनकी बेटी ने एक बार बहादुर शाह जफर से कहा, क्या मैं इसको बता दूं कि आप हिंद के मतलब बादशाह थे, शहंशाह थे, एम्परर थे इंडिया के? तो बहादुर शाह जफर क्या जवाब देते मालूम? बिल्कुल बेटा ये बात मत बोलना, क्योंकि हमारे आज की हालत मैच ही नहीं करते। वो जो बात तुम कहने वाली हो, मैं बात कभी शहंशाह था या मैं कभी एम्परर था, मैच नहीं होते कंडीशन। तो आज हमारा यही हाल है। अगर मैं किसी से कहूँ कि हमारे दीन की शुरुआत इक़रा से हुई, वो मानने वाला नहीं भाई। तो बहरहाल हमने क्या किया, जो पहला हुक्म था उसको भूल गए बच्चों, और वो बहुत अहम चीज़ है। इसलिए कि रीड या इल्म जो है, याद रखिए, ये मोस्ट पावरफुल वेपन है आज के दौर में। नॉलेज इज पावर, याद रखिए। आपको क्या लगता है कोई मुल्क उसके हथियारों से ताकतवर बनता? नहीं, वो उसके नॉलेज से ताकतवर बनता है, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और हर फील्ड में आगे जाता है। तो लिहाजा मैं कहूँगा हम पीछे इसलिए हैं कि हमने उस पे अमल नहीं किया। हमारे असलाफ ने किया, उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, हर इल्म हर फन को पी गए, बुनियादें डाली जी कई फन और इल्म के, इसलिए कि उन्होंने इक़रा का माना समझ लिया था। अल्लाह का नाम लिया, किताब पढ़ ली, सुन्नत पढ़ ली, सारी चीज़ें हो गई। अब दुनिया के इल्म जितने नाफे इल्म थे सब ले लिए, सब कर दिए। और मुझसे पहले एक मुखर्रिर ने बड़ी अच्छी बात की थी, इल्म इस्लामी और गैर इस्लामी या सेकुलर और रिलीजियस नहीं होता, नाफे और गैर नाफे, ये डिवाइडेशन नहीं होता उसका, ये डिस्टिंक्शन है, फ़ायदेमंद और गैर फ़ायदेमंद। तो जो गैर फ़ायदेमंद है वो अन इस्लामिक है, फ़ायदेमंद इस्लामिक है। वो तो सारे नाफे उलूम में आगे बढ़ गए, ये हो गया। उसी पार्ट का आपने आगे किया कि सादिक और अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कौम का हाल क्यों है? कौम ने उस सादिक और अमीन की ज़िंदगी नहीं पढ़ी। मैं पूछता हूँ इस मजमे से सवाल, क्या इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 50 पेज की किताब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे कभी पढ़ी हो? स्टूडेंट्स में खासतौर से, उलमा नहीं जो मदरसे जाते हैं। 50 पेज की बुक कभी पढ़ी हो? नहीं मिलेंगे। हाँ, वो बेसिक क्विज की बुक पढ़े, हमने एक बार आंसर देना था, तो जिंदगी नहीं पढ़े। तो गुजारिश करूंगा, स्टार्स का ज़माना है, इसको फॉलो करता मैं, उसको फॉलो है ना स्टार्स, तो सबसे बड़ी जो शख्सियत इसको फॉलो करना है उसको आप भूल गए। और फॉलो करने के लिए पढ़ना पड़ता है। हमारा हीरो मालदीव्स गया तो वो क्या खाता क्या पीता हमको सब मालूम है, क्योंकि हम उसके ज़िंदगी पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रियल हीरो ह्यूमैनिटी के, उन्होंने क्या किया, क्या पसंद था क्या नापसंद किया, कहाँ गए क्या नहीं गए, मालूम होना चाहिए ना। तो पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस कहूँगा अब पढ़ना शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल का हल निकल जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और कोई हैं जो सवाल करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। समय में एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो है लोन वगैरह इशू करवाती है, और हमारे मुसलमानों की जो हालत है वो किसी से मख्फी नहीं है, और हम वो सक्षम भी नहीं है कि हम अपने पैसे से बच्चों को हायर एजुकेशन में डाल सकें। गवर्नमेंट इसके लिए व्यवस्था करती है, और उस लोन को लेना सही जायज़ या नाजायज़ क्या है उस पर? एक भाई ने अच्छा सवाल किया स्कॉलरशिप्स के बारे में या लोन्स के बारे में जो एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मिलती हैं। तो बेसिकली याद रखिए ये मसला मेरे सामने भी था आज से 3-4 साल पहले कि एजुकेशन के लिए क्या करें। लोन्स हैं लेकिन वो बैंक के लोन्स वगैरह है, वो तो हम ले नहीं सकते हर एजुकेशन के लिए, तो क्या करें। तो पहले तो उम्मत की कोताही और कमज़ोरी थी कि उम्मत ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जिसके ज़रिए बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसा मिल सके। तो ये तो कोताही हुई, गलती हुई। लेकिन अब क्या करें, तो इसके लिए याद रखिए हमने एक इदारा बनाया, इसका नाम है माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं। वहाँ हमने सारी स्कॉलरशिप्स
जो मुस्लिम बच्चों और माइनॉरिटीज़ के लिए विदाउट इंटरेस्ट, बगैर सूदी लोन के होती है। कुछ हैंड लोन्स होते हैं, कुछ लोन्स होते हैं लेकिन इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होते हैं, और कुछ स्कॉलरशिप होती है जो फ्री मिलती है, जो बॉम्बे से मिलती है, पूना में मिलती है, हैदराबाद से, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा की, और कई ऐसी स्कीम्स हैं। हमने पूरा उसको चेकआउट किया, बच्चों के लिए तैयार किया। आप हमारी वेबसाइट पर जाके डिटेल्स देख सकते हैं। और उन स्कीम्स के लिए आपके रीजन में जैसा कुछ कंपनियों ने उसके लिए एजेंट्स बनाए हैं कि भाई हमारे, जैसा कि HPCL जो कंपनी है आपकी पेट्रोलियम की, ये भी लोन स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, माइनॉरिटीज़ को, मालूम। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मसला ये कि बताने वाला नहीं है कोई, तो लिहाजा उसकी हमने सारी स्कीम्स रखी है। उन स्कीम्स को आप एक बार जाके देखें, उसमें से आप किसके लिए एलिजिबल होते हो देखें, ठीक है। और उसके बाद आपसे जो स्कॉलरशिप मिलती है इंडिया के अंदर, आपके पूरे MBBS के लिए भी पूरी देते हैं, पूरा कंप्लीट एजुकेशन की देते हैं। आपके ये जो पेड सीट के लिए नहीं देते, लेकिन जो आपका ट्यूशन फीस होती है, गवर्नमेंट कोटा होता है, फ्री सीट जिसको बोलते हैं, 5 लाख 6 लाख 8 लाख तक उसकी फीस होती है, पूरे 5.5 साल तक वो फीस देते हैं आपकी वो। तो देखिए तकरीबन 50-55 लाख होता है वो, बगैर सूद के। और आपसे रिटर्न क्या चाहते हैं मालूम? डॉक्टर बनने के 4 साल बाद वापस करना शुरू करो वो, ताकि दूसरे बच्चे की मदद हो। तो ऐसी कई अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप्स हैं, और भी मैंने तो एक नाम दिया, बम्बई की है, और भी कई इलाकों की है। आप वहाँ जाए, उस पर देखें, इंशाल्लाह जिसमें आप एलिजिबल कीजिए तो इंशाल्लाह आपका जो वो आगे पढ़ने का वो है पूरा होगा। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट के भी बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी है जो बिला सूदी, उसमें भी है स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, लोन नहीं होते हो, उसमें भी आप एक बार देखिए। आप किसी में जैसा OBC है, आप SC/ST में से आप है, या पहाड़ी इलाकों से है, या फ्लड वाले इलाकों, ड्रॉट वाले इलाकों के लिए स्कीम्स होती है। बट हम लोग जाते कहाँ हैं, मालूम कहाँ करते हैं इन चीज़ों, तो मालूमात दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कोई ना कोई स्कीम मिलेंगी इसके लिए। बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उस इदारे में म्यारी तालीम, स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे हो, इसकी तरफ रहनुमाई फरमाएंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ वालिदैन अपने बच्चों को तालीम दिलाने पे तवज्जो नहीं देते हैं। हम उसको कैसे मोटिवेट करें कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं और आला तालीम की तरफ उसको जो है भेजें। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है कि हमारे इदारे तो है बहुत सारे, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, म्यारी तालीम क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है म्यारी तालीम नहीं है। मैं किसी को कोसने वाले लोगों में से नहीं हूँ कि इनकी गलती है उनकी गलती है, लेकिन म्यारी तालीम इसलिए नहीं है कि दाखिला करने वाले म्यारी चीज़ें इनपुट नहीं कर रहे तो म्यारी आउटपुट्स नहीं आ रहे। फिर नेचुरल चीज़ है, मैं देखो बताता हूँ। गन्ने की मशीन रखी हुई है, गन्ने का जूस पीना है, सूखा गन्ना डालेंगे तो ख़राब और थोड़ा जूस निकलेगा, ताज़ा गन्ना डालेंगे तो फ्रेश और ज़्यादा जूस निकलेगा। हमारी आवाम तालीम के लिए खर्च करना चाहती ही नहीं है। ऐसे कितने मदारिस चलाने वाले हैं जो पूरे इंडिया से चंदा जमा करके ला रहे हैं, और यहाँ माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ 2-2 हज़ार का बुरखा पहन रही है, लेकिन 2,000 फीस साल भर की पे करने को रेडी नहीं है। पूरे साल की फीस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब इदारों को आप फंडिंग नहीं करेंगे तो इदारे चलेंगे कहाँ से, मुझसे बताओ। चंदों पे चीज़ें उतने आगे तक नहीं जा सकती है। तो मैं क्या कहूँगा, मयारी तालीम के लिए मयारी सोच बनाकर मयारी रकम देना हम शुरू करना पड़ेगा हमको। इलाके के एतबार से मयार तय होगा। मैं ही नहीं कह सकता कि अब यहाँ मदरसे के अंदर आप 50,000 लो सालाना, लेकिन अभी जो कुछ नहीं दे रहे हैं और मदरसा यहाँ तक चल रहा है, अगर 10,000 देने लगे तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, टीचर्स की क्वालिटी बढ़ जाएंगी, सिलेबस अलग आना शुरू हो जाएगा, प्रिंटिंग सारी चीज़ें होती है। तो मैं गुजारिश करूँगा, अपना हदफ अब तालीम को बनाएंगे। अभी होता ना हमारे पास बहुत सारे बार घरों में किस्से चलते कि बच्ची की शादी तो मैंने कंगन बेच दी। औरतें बहुत इसको मतलब ये मरने तक किस्से चलते ही, अम्मी ने कंगन बेचे तेरी शादी में, तो कंगन बेचे थे। अब कंगन तो बिकेगा लेकिन शादी के लिए नहीं बिकेगा, इंशाल्लाह तालीम के लिए बिकेगा वो। तालीम के लिए कि बोलना, तालीम के लिए कंगन बिका। तालीम के लिए एक बीघा ज़मीन, एकड़ को बोलते हैं बीघा, हेक्टर को बोलते हैं ना जी, अच्छा बहरहाल कम होता है। तो वो अब 1 बीघा जो बिकेंगे ना, वो एजुकेशन के लिए सेल आउट होगा, शादी के और वलीमों के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए नहीं, 1 रात या 6 घंटे के वो तारीफ के लिए नहीं कि क्या वलीमा था क्या शादी। तो टारगेट तय करो। अब ईद के कपड़ों के बदले स्कूल की फीस भरी जाएंगी, मदरसे की फीस दी जाएंगी, तो फिर मयार शुरू होगा। अब पेरेंट्स का आपने दूसरा सवाल कर लिया, तो पेरेंट्स नहीं तो अभी समझा नहीं ना इल्म की अहमियत, तभी तो मयार ही नहीं हुआ। तो अब आप मयार तय करेंगे कि यहाँ के इदारे का मयार क्या होगा, फिर मयारी रकम निकालेंगे जेब से, फिर मयारी एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन मयारी फ्री नहीं मिल सकता। अब हाँ स्पॉन्सरशिप हो, जैसा कि कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही, कोई शख्सियत अलग बात है, बट मयारी एजुकेशन के लिए खर्च अब हम तय कर लेंगे कि हम खर्च उसके लिए करेंगे। छोटी सी बात कहता हूँ खाली समझने के लिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, पुड़ियाँ खाते हैं, तंबाकू पान। कितने का आता हूँ एक दिन का तंबाकू पान, मुझे बताओ। कम से कम 2 पुड़ियाँ खाते होंगे तो 12-15 रुपये, 3 पुड़ियाँ अलग है ना। ये 15 रुपये के हिसाब से महीने का कितना खा के थूक रहे, आप पीच मार रहे, कितना कर रहे बोलो।
500 का तो कर रहे हैं, साल का कितना 6000। सोचो दिल पे हाथ रख के बच्चों की 6000 फीस ही भर रहे हैं कि आप लोग खा के थूकने के लिए 6000 भरते हैं आप, लेकिन तालीम के लिए नहीं, वहाँ फ्री मिल रहा ना, उन्हें चंदा जमा करके लाता ना, मैं किसी को पैसे दूं उसको उसका काम है ना। अल्लाह के लिए हदफ चेंज करो, इल्म के लिए खर्च करना शुरू करो। जब यहाँ खर्च करेंगे एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इंशाल्लाह हासिल होगा। तालीम में मादरी ज़बान की क्या अहमियत है, इस पर आप रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तालीम में मादरी ज़बान की क्या हैसियत है, तो मैं आपको बता दूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अंदर ये बात आ चुकी है कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और डॉक्टरेट लेवल तक मादरी ज़बान में ही किया जाएगा, क्योंकि बच्चा मादरी ज़बान में ही चीज़ों को सबसे अच्छा सीखता है। ये होगा मादरी ज़बान। लेकिन मादरी ज़बान में एजुकेशन नहीं है तो फिर तो आपको जो ज़बान सीख के जाना पड़ेगा, समझे ना। लेकिन एक एजुकेशन के लिए मादरी ज़बान एक बुनियादी चीज़ होती है, इसको बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसी में तालीम होना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा कोशिश करें अपने बच्चों को उर्दू या और कोई ज़बान चलती है जो भी आपकी बोली और लिखी जाती है उस ज़बान के इदारों में आप डालें। इंग्लिश वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में डालिए। माँ को इंग्लिश आती नहीं, बच्चा इंग्लिश से पढ़ रहा है, माँ को होमवर्क कराना तक नहीं आता उसका, कैसे पढ़ेगा वो बच्चा। तो मादरी ज़बान बेस्ट है, जब ना हो तो फिर आप अल्टरनेट लैंग्वेजेस के अंदर जा सकते हैं। और NEP 2020 तो कंपलसरी करता है कि मादरी ज़बान में होगा, 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करना ही है।